हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत करता हूं। मैं शुएब अहमद आपके अपने चैनल पीडब्ल्यू नर्सिंग वाला के अंदर। मेरे प्यारे साथियों, आप सभी के लिए पीडब्ल्यू नर्सिंग वाला लेकर के आए आरोग्यम बैच 2024, जो कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है आपके यूट्यूब चैनल और आपके ऐप के ऊपर भी इसकी क्लासेस मिलेगी। विशेषता मैं आपको बता देता हूं, जो नोट्स हैं आपके बोर्ड वाले नोट्स वो भी आपको उपलब्ध होंगे और ये क्लासेस आपके लिए लगातार चलती रहेगी। सारे सब्जेक्ट्स की होंगी, सारे टॉपिक्स के लिए होंगी। तो मेरे प्यारे साथियों, आज का आपका फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग का एक टॉपिक हम लेकर के चलते हैं और ये प्यारा सा टॉपिक आपको याद रखना है, समझना है। कुछ ही टाइम में आपको ये टॉपिक क्लियर हो जाएगा। तो ये जो टॉपिक आपको मैं समझाने जा रहा हूं, ये समझने से पहले हमें एक बात समझनी पड़ेगी कि हमारा इतिहास जो है, नर्सिंग का जो इतिहास है, वो कहां से चालू हुआ। ये बात है 1820 की, 12 मई 1820 की, कि इस दिन के ऊपर आपके फ्लोरेंस नाइटिंगेल का जन्म हुआ था। और यही फ्लोरेंस नाइटिंगेल जो थी, आज इन्हीं को अपन मानते हुए आगे तक आज हमारी नर्सिंग हो गई है। और नर्सिंग की शुरुआत वहां से चालू होते होते आज हम यहां पहुंच गए। लगभग 202-203 साल गुजर चुके हैं इस बात को। तो ये जो कहानी है वो फ्लोरेंस नाइटिंगेल से चालू होती है और यही फ्लोरेंस नाइटिंगेल थी जिन्होंने आज हम सब नर्सिंग स्टाफ और नर्सिस को एकजुट होकर के एक दूसरे से बातचीत करके किस तरीके से व्यवहार रखना है, किस तरीके से आपको अपना रूल्स रेगुलेशन मेंटेन करके अपना प्रोफेशन को बनाना है, वो सिखाया। आज एक टॉपिक आपको बताएंगे जिसको कहते हैं कोड ऑफ एथिक्स। ठीक है, कोड ऑफ एथिक्स। एथिक्स का मतलब होता है रूल्स एंड रेगुलेशंस। बट रूल्स एंड रेगुलेशन समझे उससे पहले ही मैं आपको बता देता हूं कुछ बेसिक डिटेल्स जो आपको याद रखनी है। वो है आपकी कि एक आपकी जो लेडी विथ लैम्प कहा जाता है वो कौन थे। लेडी विथ लैम्प जो थे वो आपके फ्लोरेंस थे, फ्लोरेंस नाइट इंगेल। फ्लोरेंस नाइट इंगेल जो हैं, इन्हीं को आप कहते हैं लेडी विथ लैम्प। लेडी विथ लैम्प फ्लोरेंस नाइटिंगेल ही थी जिन्होंने मॉडर्न नर्सिंग की शुरुआत करी। मेरे प्यारे साथियों, मॉडर्न नर्सिंग, इनका जन्म जो था वो बर्थ आप याद रखिएगा, इनका बर्थ जो था इटली के एक शहर फ्लोरेंस में हुआ। इटली का एक शहर था फ्लोरेंस, उस शहर के अंदर इनका बर्थ हुआ, जो कि 12 मई 1820 में हुआ था। ये डेट याद रखिएगा, 12 मई 1820, 12 मई 1820, क्योंकि 12 मई जो है यही दिन होता है जब आप सेलिब्रेट करते हैं इंटरनेशनल नर्सेज डे। इंटरनेशनल नर्सेज डे साथियों, ये इंटरनेशनल नर्सेज डे 12 मई को मनाया जाएगा क्योंकि 12 मई को ही फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने जन्म लिया था। और यही फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने बहुत सारी चीज़ें करी थी। बहुत सारी चीज़ों के अंदर एक बहुत अच्छी, हम कह सकते हैं स्टैटिस्टिशियन, जो पाईग्राम हम देखते हैं ना, उसके अंदर भी बहुत अच्छी महारथी थी फ्लोरेंस नाइटिंगेल कि ये स्टैटिस्टिक्स जो होते हैं, डाटा को किस तरीके से प्रेजेंट करना है, डाटा को किस तरीके से प्रेजेंट करना है, वो इन्होंने बहुत अच्छे से किया। इन्होंने मॉडर्न नर्सिंग का एक अच्छा स्कोप लेकर के आए। मॉडर्न नर्सिंग में बहुत सारी इन्होंने चीज़ें बताई। साथ के साथ इन्होंने सैनिटेशन के ऊपर भी वर्क किया था। सैनिटेशन जो होता है कि किस तरीके से क्लीनिंग होनी चाहिए, सैनिटेशन। और मैं तो ये भी बोलता हूँ कि हमारे हिंदुस्तान के लिए भी किया था। हम ऐसा ना समझें कि हिंदुस्तान के लिए कुछ नहीं किया। हिंदुस्तान के लिए इन्होंने क्या किया था, एक रॉयल कमीशन का गठन किया। ये रॉयल कमीशन का गठन किया गया और रॉयल कमीशन ने जो था वो सैनिटेशन के ऊपर वर्क किया। सैनिटेशन के ऊपर वर्क किया कि इंडिया के अंदर सैनिटेशन की कंडीशन किस प्रकार से होगी और किस प्रकार से होने वाला है। तो यहाँ याद रखिएगा, फ्लोरेंस नाइटिंगेल का एक बहुत बड़ा योगदान था। फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने हमें कुछ बातें भी सिखाई जिनको कहते हैं कोड ऑफ एथिक्स। क्या कहते हैं प्यारे साथियों, उन टॉपिक को कहते हैं कोड ऑफ एथिक्स। कोड ऑफ एथिक्स का मतलब क्या होता है, ये कुछ सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन होती है कि जो एक इंसान को उसके प्रोफेशन के अंदर बांधता है। मान लीजिए अगर मैं अपने रूल्स और रेगुलेशन को छोड़ दूं तो मैं मेरी मर्जी से जो भी हॉस्पिटल का काम होगा वो करूंगा, तो वो हॉस्पिटल और पेशेंट की केयर उस तक नहीं पहुंच पाएगी, 100% नहीं पहुंच पाएगी। तो हमें एक टॉपिक समझना है जिसको कहते हैं कोड ऑफ एथिक्स। ये कोड ऑफ एथिक्स क्या होता है, दीज आर दी जनरल
rules and regulation. These are the general rule and regulation to maintain professionalism. टू मेंटेन प्रोफेशनलिज्म, ये रूल्स एंड रेगुलेशन है जो मेंटेन करेंगे प्रोफेशनलिज्म को, कि हमारे नर्सिंग की प्रोफेशनलिज्म को हम मेंटेन करके चले। तो इसके लिए क्या किया गया, जनरली 1953 के अंदर इंटरनेशनल नर्सेज काउंसिल बनाई गई, इंटरनेशनल काउंसिल फॉर नर्सेज कोड। तो ये याद रखिएगा, इन 1953 इंटरनेशनल काउंसिल फॉर नर्सेज एथिक्स, या कोड्स भी कह सकते हैं, इंटरनेशनल काउंसिल फॉर नर्सेज एथिक्स 1953 के अंदर बनाई गई, जिसमें एक इंसान को ये बात सिखाई गई कि अगर आप एक नर्स हैं तो आपके अंदर मानवता होनी चाहिए, आपको किस प्रकार से बिहेव करना है दूसरे लोगों के साथ, अपने प्रोफेशन के साथ। तो एक इन्होंने कहा गया कि जो 4 एलिमेंट्स होते हैं, 4 एलिमेंट्स, अगर किसी इंसान के अंदर ये 4 एलिमेंट्स है, 4 एलिमेंट्स फॉर कोड ऑफ एथिक्स, अगर आप इन 4 लोगों के साथ 4 जगह पर आप अच्छा बर्ताव कर रहे हैं तो ये एलिमेंट्स आपको कोड ऑफ एथिक्स में परफेक्ट बनाते हैं। सबसे पहला होता है नर्स एंड पीपल। नर्स एंड पीपल का मतलब क्या होता है, मान लीजिए आपने कहीं देखा होगा सरकारी अस्पतालों के अंदर कि नर्स जो होती है वो पेशेंट को भी डांटती है, लोगों को भी भगाती है कि चलो इधर से चल जाओ। तो एक आपके अंदर एक इतनी डिग्निटी होनी चाहिए कि मुझे लोगों के बीच में किस तरीके से बर्ताव करना चाहिए, कौन को किस प्रकार से बिहेव करना चाहिए। तो यही बात बताई गई इंटरनेशनल काउंसिल के अंदर कि आपको 4 जगह पे अपना प्रोफेशनलिज्म को मेंटेन रखना है। पहला है आपका नर्स एंड द पीपल, लोगों के बीच में। दूसरा है आपका नर्स एंड प्रैक्टिस, जो आप प्रैक्टिस कर रहे हैं उसके अंदर भी आप अपना डेकोरम मेंटेन रखिए कि आप एक नर्स हैं और आपका क्या एक जिम्मेदारी है वो प्रैक्टिस में होनी चाहिए। डेली लाइफ की प्रैक्टिस कर रहे हैं हम, इंजेक्शन कैसे लगाना है, इंजेक्शन को IM को 90 पे लगाना है, 90 पे लगाइए। अपनी मन मर्जी नहीं करनी कि 90 को हम 45 पे लगा दें, ऐसा नहीं करना है। तो ये प्रैक्टिस, एक नर्स का एक प्रैक्टिस के साथ भी एक अच्छा रिश्ता है। तीसरा होता है नर्स का को वर्कर के साथ, जो अपने को वर्कर्स हैं उनसे भी एक अच्छा व्यवहार, एक अच्छा रिश्ता होना चाहिए नर्स और को वर्कर का। मान लीजिए मैं नर्स हूं, मेरे साथ वाला भी नर्स है, तो उनका और मेरे बीच में एक अच्छा अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए। हमारे से नीचे अगर कोई है तो उनसे भी हमारा अच्छा व्यवहार हो, हमारे से ऊपर वाले किसी के लिए भी हमारा अच्छा बर्ताव हो। तो नर्स का एक कोवर्कर के साथ एक कैसा रिश्ता होना चाहिए। और चौथी बात होती है नर्स सबके लिए तो अच्छा है, बट प्रोफेशन के लिए कैसा है। आज हम एक नर्स हैं तो हमें हमारे प्रोफेशन की इज्जत करनी है। ये बेसिक मैं आपको इसलिए सिखा रहा हूं क्योंकि आगे आपको नर्सिंग में बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, इसीलिए आपका टॉपिक ये लिया गया कि जिससे कि हम मानवता जगा सके, आप एक दूसरे को समझ सकें। तो नर्स का प्रोफेशन के लिए भी जब आपको नर्सिंग स्टाफ की जरूरत पड़े, जब आपको यूनिटी की जरूरत पड़े, तो नर्स ने, INC ने, इंडियन इंटरनेशनल काउंसिल ने यही सिखाया कि आपके अंदर ये 4 चीजें होनी चाहिए, ये एलिमेंट होने चाहिए। मकसद क्या है मेरे प्यारे साथियों, इन एलिमेंट्स का होने का मकसद यह है कि हम पेशेंट की हेल्थ को मेंटेन कर सके। द ओनली पर्पस इज दिस, द ओनली पर्पस इज टू मेंटेन हेल्थ ऑफ पेशेंट।
पेशेंट की हेल्थ को मेंटेन कर सके। हमारा नर्स बनने का मकसद सिर्फ यही है कि पेशेंट की मदद कर सकें, जो दुख में है उनका दुख को मिटा सके, सफरिंग वालों को परेशानियों से दूर कर सके। तो याद रखिएगा, हम जिनकी मेंटेन कर सके, पेशेंट की हेल्थ को मेंटेन कर सके, प्रिवेंट करना हमारी जिम्मेदारी है, जिसको कहते हैं प्रिवेंट ऑफ इलनेस। बीमारी ना हो जाए वो स्टेप उठाना हमारी जिम्मेदारी। कि अगर कोई इंसान, मान लीजिए सैनिटेशन खराब है, तो हमें उसके ऊपर एक ध्यान देना पड़ेगा कि सैनिटेशन को कैसे इंप्रूव कर दिया जाए। प्रिवेंशन ऑफ इलनेस, मच्छरों को दूर करना, ये सारी चीजें प्रिवेंशन ऑफ इलनेस। ठीक है। तीसरा होता है बीमार हो गए तो उसको रिस्टोर भी करना पड़ेगा, रिस्टोर ऑफ हेल्थ। अगर किसी की हेल्थ खराब हो गई तो उसको ऐसी जिंदगी के ट्रैक पे लाइए कि वो वापस जिंदगी में लौट करके आ जाए। और किसी की सफरिंग है तो उस एलिवेट कर दीजिए, एलिवेट द सफरिंग्स। किसी का दुख है तो उस दुख को खत्म करने की कोशिश कीजिएगा। एक नर्स की जिम्मेदारी यह है, किसी की हेल्थ को सुधारा, किसी की बीमारी को दूर करना, किसी की बीमारी के अंदर उसका साथ बनना, यही एक नर्स की जिम्मेदारी होती है। तो फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने हमें यही चीज सिखाई कि कैसे एक इंसान को मानवता के लिए हम जुड़ सकते हैं। क्योंकि हुआ क्या था, फ्लोरेंस नाइटिंगेल जब अपने नर्सिंग प्रोफेशन, एक नर्सिंग प्रोफेशन का नाम भी नहीं था, पहले क्रीमियन वॉर झगड़ा हुआ एक क्रीमियन वॉर। ये वॉर जो था जनरली ये किसके बीच में, रशिया के बीच में हुआ, ओटोमन एम्पायर, यूके, इन सब का एक झगड़ा हुआ। इस झगड़े के अंदर यह बताया जाता है लगभग 4000 सैनिक जो थे वो घाव में हो गए थे, उनके हाथ पैर सब कुछ कट कुटा गए थे। तो उन घाव वाले पेशेंट्स का, घाव वाले सोल्जर्स की क्या करने में, वुंड्स को रिपेयर करने में एक फ्लोरेंस नाइटिंगेल का बहुत बड़ा योगदान था। फ्लोरेंस नाइटिंगेल एक फीमेल होने के नाते 40 वुमेन्स के साथ गई और जाने के बाद अपने मानवता का एक परिचय दिया कि हाँ, हम आप लोगों के लिए हैं। इसीलिए नाइटिंगेल डे सेलिब्रेट किया जाता है और फ्लोरेंस नाइटिंगेल की वजह से ही ये प्रोफेशन चलता है। कोड ऑफ एथिक्स आप समझेंगे कि कोड ऑफ एथिक्स आपका व्यवहार कैसा है, और वो व्यवहार आपके बीच में होना चाहिए, आपके लोगों के बीच में, आपके प्रैक्टिस, आपके कोवर्कर, प्रोफेशन, सबके बीच में होना चाहिए। बट कई ऐसे लोग होते हैं जो ये व्यवहार को मेंटेन नहीं कर पाते। तो अगर आप ये व्यवहार मेंटेन नहीं कर पाते तो आपके ऊपर लगेगा टॉट्स का इल्जाम। किसका इल्जाम लगेगा मेरे साथियों? टॉट्स का इल्जाम लगेगा। टॉट का मतलब होता है एनी अनलॉफुल एक्ट करना, उसको टॉट कहते हैं। तो अनलॉफुल एक्ट का मतलब होता है मैंने कोई गलत हरकत कर दी मेरे प्रोफेशन के अगेंस्ट में, मेरे पेशेंट के अगेंस्ट में, तो मेरे ऊपर इल्जाम जो लगेगा वो टॉट का लगेगा। एनी अनलॉफुल एक्ट, any unlawful act that is performed against a person or its property। होते हैं ना कई लोग कि हमारी बात नहीं सुनी तो मैं गलत इंजेक्शन लगा दूंगा, अगर उसने मुझसे लड़ाई करी तो मैं उसका सामान तोड़ दूंगा। तो याद रखिएगा, एन अनलॉफुल एक्ट दैट इज परफॉर्म्ड अगेंस्ट अ पर्सन और इट्स प्रॉपर्टी। कोई भी गलत हरकत, गैर कानूनी हरकत आप अगर करोगे तो नर्सिंग में उसको कहते हैं टॉट्स। क्या कहते हैं प्यारे साथी? टॉट्स कहते हैं। अब समझो, कुछ तो होती है हरकतें जानबूझ करके और कुछ होती है नादानी में हो जाने की, या भाई गलती से हो गई है। तो एक चीज़ यहाँ समझना, हर हरकत गलती से और नादानी में हो सकती है, पर कई जानबूझ कर भी करते हैं। तो ये टॉट्स को आप समझिएगा, आप समझ गए होंगे टॉट्स का मतलब है कोई भी गलत हरकत। टॉट्स को दो प्रकार से बांटा गया। एक होता है इंटेंशनल टॉट, और दूसरा जो होता है वो कहलाता है अनइंटेंशनल टॉट। पहला तो क्या होता है? इंटेंशनल टॉट। दूसरा होता है अनइंटेंशनल टॉट। अब देखो, इंटेंशनल और अनइंटेंशनल का मतलब है कोई चीज, अगर आपसे कोई मिस्टेक, कोई अपराध गलती से होता है, वो अनइंटेंशनल है, बाय मिस्टेक हो जाना। बट विथ कंप्लीट प्रिपरेशन आपने
किसी क्राइम को कर रहे हो और बुरा मकसद के साथ कर रहे हो तो उसको इंटेंशनल टॉर्ट कहा जाता है। मान लीजिए कई आपके पेशेंट से आपकी लड़ाई हो गई, आपने पेशेंट को मारा, तो जब मारा तो मारने के पीछे लड़ाई तो थी ना, कोई इंटेंशन था, तो आपने जानबूझकर अपने एक अपराध अपने हाथ में कर लिया है, क्राइम आपने ले लिया है, तो उसको कहा जाता है इंटेंशनल। तो इंटेंशनल और अनइंटेंशनल की कहानी यही है कि जो इंटेंशनल टॉर्ट होता है, जो इंटेंशनल टॉर्ट जो होगा, दैट इज डन by a person, that is done by a person with full consciousness, that is done by a person with full consciousness। इंटेंशनल वाली चीजें फुल कॉन्शियसनेस के साथ होती है, बट अनइंटेंशनल जो होता है, अनइंटेंशनल इज डन बाय मिस्टेक। गलती से अगर हो जाए तो वो अनइंटेंशनल कहलाएगा, और जानबूझ करके होती है उसको कहते हैं इंटेंशनल टॉर्ट कहते हैं। चलिए मैं आपको अब समझाता हूं इंटेंशनल टॉर्ट में कौन कौन सी आपकी आएगी। ठीक है, इंटेंशनल जो टॉर्ट होता है, इंटेंशनल टॉर्ट, ये इंटेंशनल टॉर्ट के अंदर कौन कौन सी एक अपराध आ सकते हैं। सबसे पहला अपराध आता है जिसको कहते हैं असॉल्ट। क्या कहते हैं मेरे प्यारे साथियों? असॉल्ट कहते हैं। आपने सुना होगा कि वकील बोलता है कि असॉल्ट का केस लग गया। मान लीजिए आपने किसी पेशेंट को, आपने क्या किया, किसी पेशेंट को इस तरीके से डराया, धमकाया, या फिर मार भी दिया, हो सकता है आपने चोट पहुंचा भी दी हो, तो आपके ऊपर डायरेक्ट जो केस लगेगा वो किसका लगने वाला है? वो लगने वाला है असॉल्ट का। आप सभी नर्सिंग साथी सोच रहे होंगे कि आप ये वाली चीज़ें हमें क्यों पढ़ा रहे हैं, क्योंकि ये सब आपके एम्स में पूछा जाता है कि पेशेंट को गलती से इंजेक्शन लग गया, गलती से दूसरी मेडिसिन का लग गया, वो कौन सा टॉर्ट है? आपने किसी पेशेंट पे हाथ उठा दिया, वो कौन सा टॉर्ट है? तो ये आपको क्लियर होना चाहिए। असॉल्ट का मतलब क्या होता है? असॉल्ट का मतलब होता है इंटेंशनली किसी को डराना, धमकाना, मारना, बॉडीली इंजरी पहुंचाना, इसको असॉल्ट कहते हैं। इट इज अ intentionally it is intentionally harming of bodily, it is the harming of bodily injury, harming of bodily injury to the patient, to the patient, or any or any creating fear। यदि आप बॉडीली इंजरी कर रहे हो तब भी असॉल्ट का केस लगे, या आप उसके डरा रहे हो, बॉडी पे इंजरी करने के लिए डरा रहे हो, मैंने मारा तो नहीं है बट मैं बोल रहा हूं मैं मार दूंगा, मैं मार दूंगा, तो याद रखिएगा ये भी असॉल्ट के केस में आता है। क्या आता है? असॉल्ट का केस। तो जो आपका असॉल्ट होता है वो जानबूझ करके करते हो, तो ये केस कहलाता है असॉल्ट का। सेकेंड असॉल्ट के बाद आता है जिसको कहते हैं बैटरी। क्या कहते हैं साथियों? बैटरी। ये बैटरी भी समझिएगा, बैटरी का मतलब होता है, कई लोग इस दुनिया में ऐसे होते हैं जो सामने वाला जो पेशेंट है उस पेशेंट को बुरी नज़र से देखते हैं। जैसे कि मेल है तो वो फीमेल को इस तरीके से देखेगा कि फीमेल के बॉडी को टच करना चाहेगा विदाउट हिज कंसेंट। अगर आप एज अ नर्सिंग स्टाफ है और आपके अंदर ऐसा है भाव कि मैं किसी पेशेंट को, अपोजिट जेंडर वाले पेशेंट को किसी और मकसद से टच करूं, तो आप इंटेंशनली एक क्राइम कर रहे हैं जिसको कहते हैं टॉर्ट कहा जाता है, और उसको कहा जाता है बैटरी। बैटरी का मतलब है कि आप किसी अपोजिट जेंडर को किसी और मकसद के लिए गलत तरीके से टच करना, उसकी बॉडी को टच करना। हो सकता है उसकी बॉडी को नुकसान पहुंचे, हो सकता है नहीं भी पहुंचे, बट टच तो किया, इसको बैटरी कहा जाता है। बैटरी का मतलब होता है इट इज द इंटेंशनली
इट इज द इंटेंशनली टचिंग ऑफ अ person body without without his or her consent, without his or her consent, that may or may not cause harm. हो सकता है नुकसान पहुंच भी जाए, हो सकता है नहीं भी पहुंचे, बट मकसद याद रखिएगा, उसने इंटेंशनली किसी को छू लिया तो इसी को कहते हैं बैटरी कहा जाता है. क्या कहा जाता है प्यारे साथियों? बैटरी कहा जाता है. तो देखो, किसी को मारपीट करोगे तो भी आपका नुकसान है, गलत है, ये प्रोफेशन के अगेंस्ट में. किसी को आप गलत नजर से आप छुओगे वो भी गलत है, बैटरी. तीसरा होता है, तीसरी एक और चीज आती है, टॉट आता है, इंटेंशनल टॉट, जिसको कहा जाता है इन्वेजन ऑफ प्राइवेसी. इन्वेजन ऑफ प्राइवेसी. साथियों, आपने कभी देखा होगा वार्ड के अंदर, अपन जा रहे हैं, वार्ड के अंदर जा रहे हैं, तो उसमें पेशेंट्स बात कर रहे होते हैं, और मान लीजिए कोई रिलेटिव ही, पेशेंट के रिलेटिव बात कर रहे हैं, या पेशेंट के हस्बैंड वाइफ ही बात कर रहे हैं, और हम जा कर के खड़े हो जाए, हाँ जी अच्छा, फिर अपन अपनी राय और देने लग जाते, नहीं नहीं तुम्हें इस मैटर में ऐसा नहीं करना चाहिए, तुम इस तरीके से करिएगा इस मैटर को. याद रखिए, ये भी एक गलत है, क्योंकि आप उनके प्राइवेट मैटर के अंदर अपना दखल दे रहे हैं. इसी को कहते हैं इन्वेजन ऑफ प्राइवेसी, या इंट्रूजन भी कहा जाता है. इंट्रूजन भी कहा जाएगा. इंट्रूजन का मतलब है आप इंटेंशनली किसी के प्राइवेट अफेयर के अंदर आप अपना दखल दे रहे हैं, प्राइवेट मैटर के अंदर दखल दे रहे हैं. ठीक है. इट इज अ इंटेंशनल tort in which a person engage in other private matter. कि अगर आपने किसी और के पर्सनल मैटर में दखल दे रहे हो, उसको इन्वेजन ऑफ प्राइवेसी कहते हैं, इंट्रूजन कहा जाता है. साथियों, इंट्रूजन भी एक तरह का इंटेंशनल टॉट होता है. और चौथी बात जो आती है, वो चौथी बात ये है कि अगला डिफेमेशन ऑफ कैरेक्टर कहते हैं. डिफेमेशन ऑफ कैरेक्टर. डिफेमेशन ऑफ कैरेक्टर एक और तरीके का टॉट होता है. डिफेमेशन ऑफ कैरेक्टर, ये सब नाम याद रखिए. आपसे पूछ लेंगे कि किसी को बॉडीली इंजरी करवाई उसको क्या कहोगे, किसी को गलत टच किया तो उसको क्या कहोगे, किसी के प्राइवेट मैटर में आपने सुन लिया, दखल दे रहे हो, तो उसको कौन सा टॉट कहते हैं. डिफेमेशन ऑफ कैरेक्टर एक और तरीके का टॉट, जिसके अंदर मैं सामने वाले की बेइज्जती करूंगा, उसकी रेप्यूटेशन को हार्म करूंगा. रेप्यूटेशन को हार्म कैसे होता है? जनरली कई बार आपने देखा होगा, आप सामने वाला है तो मैंने उसको गाली बक दी, या सामने वाले को कुछ बोल दिया, या फिर सामने वाले की इमेज को स्पॉइल करने की कोशिश करी, उसी को कहते हैं डिफेमेशन ऑफ कैरेक्टर. ठीक है. कभी किसी की रेप्यूटेशन को खराब करोगे, डिफेमेशन ऑफ कैरेक्टर कर रहे हो आप. ठीक है. तो यहां आप याद रखिएगा, इट इज अ टॉट in which reputation of other person is harm. रेप्यूटेशन ऑफ अदर पर्सन इज हार्म. ये एक ऐसी चीज है जिसके अंदर आप सामने वाले की रेप्यूटेशन को नुकसान पहुंचा रहे हो. नुकसान पहुंचाने का कारण किस तरीके से, कि आप नुकसान उसको दो प्रकार से पहुंचा सकते हो, किसी की इज्जत को खराब कर सकते हो. तो वो दो प्रकार से होता है. एक पहला कहलाता है लाइबल और दूसरा होता है सिलेंडर. तो सिलेंडर का क्या, सिलेंडर और लाइबल, जैसे आपने कई देखा होगा, कोई बोल करके, मुंह से बोल करके इज्जत खराब करता है, तो कोई लिख करके इमेज रिटन में इज्जत खराब करता है कि उसकी इज्जत को पूरा स्पॉइल कर दिया. तो डिफेमेशन का ऑफ कैरेक्टर का मतलब है किसी की इज्जत को खराब करना. लाइबल का मतलब क्या होता है मेरे प्यारे साथियों?
डिस्ट्रॉइंग यानी कि हार्मिंग रेप्यूटेशन बाय कैसे हार्म करेंगे? बाय राइटिंग और पिक्चर और यूज ऑफ पिक्चर, या तो आप लिख करके या कोई पिक्चर या उसके जरिए किसी की इज्जत खराब कर दें, वो लाइबल कहलाएगा। सिलेंडर में तो सीधा है, सबसे इजी तरीका होता है मुंह से किसी की इज्जत खराब करना, ओरली, तो बाय ओरल मेथड, या आपने कुछ बुरा बोल दिया अपने की सामने वाले की इज्जत खराब कर दिया आपने, तो ये होता है डिफेमेशन ऑफ कैरेक्टर। क्या होता है? डिफेमेशन ऑफ कैरेक्टर होता है। तो देखो कितने प्रकार से नुकसान पहुंचा सकते हो आप किसी को। ठीक है, पहला है आपका असॉल्ट, मार पीट करके, गलत तरीके से छू करके, किसी के मैटर में धकल दे करके। चौथा होता है डिफेमेशन ऑफ कैरेक्टर, कि उल्टा सीधा बोल करके आप कर सकते हो। इसके बाद पांचवा जो होता है मेरे प्यारे साथियों, इसको कहते हैं फ्रॉड। क्या कहते हैं? फ्रॉड। ये आपने सुना होगा कि आज फ्रॉड हो गया, 200 करोड़ का फ्रॉड हो गया, इतने का फ्रॉड हो गया। फ्रॉड का मतलब क्या होता है? किसी का जो अधिकार है ना, उस अधिकार को आप छीन लो, इसी को फ्रॉड कहते हैं सीधे सिंपल लैंग्वेज में। कि किसी का कोई अधिकार था, उस चीज़ को आप जा रहे हो, आप नर्सिंग स्टाफ हो, पेशेंट सो रहा है, उसकी चेन रखी हुई है, चेन उठा ली बाई चांस, ऐसे नहीं करता, कोई भी नहीं करता, बट कहीं ना कहीं एक्सेप्शन होते हैं कि किसी का कोई सामान पड़ा था, उठा करके ले गए, ले जाने के बाद यूज में ले लिया, अब वो ढूंढ रहा है, तो प्रॉपर्टी तो उसी की थी, आपने उसकी प्रॉपर्टी को ले गए। तो याद रखिएगा, फ्रॉड का मतलब होता है आपने क्या कर दिया, आपने उसकी प्राइवेट चीज को ले गए, उसके राइट्स को छीन लिया। एनी कंडीशन इन, हम ये कह सकते हैं, इट इज अ कंडीशन इन विच rights of others or property is taken by other। किसी की प्रॉपर्टी किसने हजम कर ली, उसको कहते हैं फ्रॉड कहा जाता है। तो फ्रॉड के बारे में आपको पता है कि फ्रॉड का मतलब है जैसे किसी की ज़मीन थी उसके ऊपर कब्जा लेना, इसी को फ्रॉड कहा जाता है। तो नर्सिस के अंदर क्या हो जाता है, मान लीजिए किसी की कुछ सामान रखा हुआ है, अगर आपने बिना पूछे या ले लिया उसका, तो उसी को फ्रॉड कहा जाएगा। इसके बाद एक और टॉट आता है मेरे प्यारे साथियों, उसको कहते हैं मैलेस, MALICE, मैलेस। ये मैलेस का याद रखिएगा। मैलेस का मतलब क्या होता है कि कोई भी इंफॉर्मेशन है, फॉल्स इंफॉर्मेशन है, और उस फॉल्स इंफॉर्मेशन को आप पूरे जगत में फैला देवें, पब्लिश करवा देवें, उसको कहा जाता है मैलेस कहा जाता है। मुझे कोई, मेरे मन में कोई बात है कि मैं किसी स्टाफ के बारे में, किसी पेशेंट के बारे में कुछ बोलता हूं, तो मैंने क्या किया, उस पेशेंट के बारे में मैंने कोई मन से लगाए के बात कुछ बोल दी जो उसमें सच में हुई नहीं थी, तो ये भी मैं एक गलत काम कर रहा हूं, क्योंकि इसको क्या कहते हैं, मैलेस कहा जाता है। मैलेस का मतलब होता है कि एक इंसान अपने कोई भी फॉल्स इंफॉर्मेशन को पब्लिश कर देवे। It is a thought in which false information, सच्ची बात नहीं है ये, फॉल्स इंफॉर्मेशन को, फॉल्स इंफॉर्मेशन इज पब्लिश्ड। कोई गलत कई न्यूज़पेपर होते हैं, न्यूज़ेस होती हैं, वो क्या करते हैं, कोई पता नहीं है, किसी बात का पता नहीं है, बट लगा दी और उसको पब्लिश कर दी, तो ये एक तरह का क्राइम है, इसको कहते हैं मलेस। इट इज अ टॉट इन विच फॉल्स इन्फॉर्मेशन इज पब्लिश। एक गलत इन्फॉर्मेशन को पब्लिश करते हैं। क्या करते हैं? गलत इन्फॉर्मेशन को पब्लिश करते हैं। फिर आपने एक चीज़ ये देखी होगी, अगला टॉट मैं आपको समझाता हूँ। वो टॉट समझाने के लिए एक इमेज आपको दिखानी ज़रूरी है। ये है वो साथियों इमेज, देख रहे हैं कितने खुशी से आपको बोल रहे हैं यस, है ना। अब यहां इनको नहीं देखना है, हमें इनको देखना है। ठीक है, किनको देखना है भाई? हमें इनको देखना है। अगला टॉट यही है। इस टॉट का नाम आपको मैं बताता हूं, इसको कहते हैं एप्रोप्रिएशन। एप्रोप्रिएशन का मतलब होता है कोई इंसान
किसी और का नाम का या किसी और की इमेज का उपयोग करे और उस उपयोग करने के बाद वो पैसा कमाए, इसी को कहते हैं एप्रोप्रिएशन। मैं नर्सिंग स्टाफ था, मेरे पास क्या हुआ, मान लीजिए मेरे पास एक पेशेंट आया, उसने बोला कि मैं यहाँ का कमिश्नर हूँ, तो मैंने उनका नाम जाना। अब मैं कहीं पे भी जाता हूँ उन्हीं का नाम बोल देता हूँ कि ये मेरे अंकल लगते हैं, ये ताऊ जी लगते हैं, ये फूफा जी लगते हैं। तो याद रखिएगा, इस तरह का क्राइम जो करोगे उसको एप्रोप्रिएशन कहा जाता है। बेचारे इनको ये भी नहीं पता कि इनकी फोटो लगी हुई है, तो इनकी फोटो को दिखा करके साफ पूछ लेते हैं कि ये वाली कटिंग कर दे। तो याद रखिएगा, इसी कंडीशन को कहा जाता है, क्या कहा जाता है, इसी कंडीशन को कहा जाता है एप्रोप्रिएशन। प्यारे साथियों, इसी कंडीशन को क्या कहेंगे, इसी कंडीशन को कहेंगे एप्रोप्रिएशन कहा जाता है। ठीक है, तो अगला देखिए, अगला क्या है, अगला है एप्रोप्रिएशन। एप्रोप्रिएशन, एप्रोप्रिएशन, एप्रोप्रिएशन का मतलब क्या होता है, इट इज अ टॉट इंटेंशनली भी, इट इज अ इंटेंशनल taught in which, it is an intentional taught in which a person uses image or name of another person for अर्निंग। कमाने के लिए किसी का नाम का उपयोग करोगे तो उसको एप्रोप्रिएशन कहा जाता है। किसी का नाम लिया और कमाने के लिए लिया, उनको पता ही नहीं है, विदाउट हिज नॉलेज, तो याद रखिएगा उस कंडीशन को क्या कहते हैं, एप्रोप्रिएशन कहा जाता है। तो ये तो कुछ ऐसे टॉट्स हैं जो जानबूझ करके एक इंसान करता है। क्या करता है भाई, जानबूझ करके एक इंसान करता है। बट कई अगर कोई टॉट अगर आपका ऐसा हो रहा है जो जानबूझ करके नहीं होता, उनको कहते हैं अनइंटेंशनल टॉट कहा जाएगा। अनइंटेंशनल टॉट वो टॉट होते हैं जो बाय मिस्टेक किए जाते हैं। कैसे किए जाते हैं, बाय मिस्टेक होते हैं, जो गलती से हो जाएं। बट इसमें भी याद रखिएगा, बाय मिस्टेक जो होते हैं, जैसे कि मैं आपको एक नाम बताता हूं, आपको बोलेंगे नेग्लिजेंस। क्या भाई साथियों, आपसे बोल सकते हैं कि नेग्लिजेंस क्या होता है। ठीक है, तो हमारा पहला अनइंटेंशनल जो है वो है नेग्लिजेंस। ठीक है, नेग्लिजेंस का मतलब क्या होता है, मैं आपको एक सीन समझाता हूं। दो तरीके के अनइंटेंशनल आते हैं, नेग्लिजेंस और माल प्रैक्टिस। ये दो को समझना, नेग्लिजेंस और माल प्रैक्टिस क्या होता है। मैं एक ऑपरेशन में था, इस ऑपरेशन के बीच में मैंने गलती से कोई स्पंज जो था वो स्पंज मैंने छोड़ दिया पेशेंट के एब्डोमेन में, गलती से। तो जो चीज गलती से होती है वो अनइंटेंशनल कहलाती है। बट मेरी गलती से मैंने उसको क्या कर दिया, मैं भूल गया, वो नेग्लिजेंस कहलाता है। क्या कहलाता है भाई, नेग्लिजेंस कहलाता है। बट माल प्रैक्टिस क्या होती है, मेरे साथ, मैं तो भूल गया था, मेरे साथ 10 नर्सिंग स्टाफ थे, उन 10 नर्सिंग में से सिर्फ 2 जनों ने ये बात को देखा कि मैंने गॉच पीस छोड़ दिया। तो गॉच पीस छोड़ने के बाद मुझे ये बात का ध्यान नहीं था, ये तो नेग्लिजेंस था। बट इन लोगों ने मुझे भी बताया भी नहीं कि गॉज अंदर रह गया। तो इन्होंने अपने प्रैक्टिस जो इनको सिखाई गई थी, कोड ऑफ एथिक्स सिखाए गए थे, उससे हट गए, तो उसको माल प्रैक्टिस कहा जाता है। क्या कहा जाता है, माल प्रैक्टिस कहा जाता है। तो नेग्लिजेंस क्या होती है, इट इज अ लैक ऑफ मेंटेनिंग प्रोफेशनल स्टैंडर्ड। अगर मैं कोई प्रोफेशनल स्टैंडर्ड मेंटेन नहीं कर पा रहा हूं, उसको नेग्लिजेंस कहेंगे। क्या, नेग्लिजेंस कहेंगे। और माल प्रैक्टिस क्या होती है, माल प्रैक्टिस मतलब डूइंग द रेगुलर प्रैक्टिस इन रॉन्ग वे। एक रेगुलर प्रैक्टिस को गलत तरीके से कर रहे हो आप, आपको बता देना चाहिए था उस वक्त, बट नहीं बताया, तो उसको माल प्रैक्टिस कहते हैं। तो नेग्लिजेंस और माल प्रैक्टिस यही है। नेग्लिजेंस प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स को मेंटेन नहीं कर पाना, कि आपको इंजेक्शन लगाने से पहले क्लीन करना पड़ता है, नहीं कर रहे हो आप, नेग्लिजेंस कर रहे हो।
समझ रहे हो, आप नेग्लिजेंस कर रहे हो। माल प्रैक्टिस का मतलब ये था कि आपको बोला गया रेड में आपको इन्फेक्टेड फेंकना है, ब्लैक में फेंक दिया आपने, जानबूझ के फेंक दिया, कि कौन देखेगा, माल प्रैक्टिस है आपकी। तो यहाँ याद रखिएगा अनइंटेंशनल टॉट है। देखा जाए तो माल प्रैक्टिस भी एक तरह का इंटेंशनल है, बट सिलेबस में आपका कैसे अनइंटेंशनल में डाला जाता है। तो प्यारे साथियों, दो तरीके से, इंटेंशनली जानबूझ के करोगे या अनजाने में करोगे। टॉट वो है जो गलत करोगे, वही टॉट कहलाता है। अब समझिएगा ये बात, जो लोग गलत करते हैं, क्या करते हैं भाई, जो लोग गलत करते हैं उनको क्राइम की नजर से देखा जाता है। क्राइम, ये क्राइम क्या चीज होती है? क्राइम का मतलब है आपको पनिशमेंट दी जाएगी। क्या दी जाएगी? पनिशमेंट दी जाएगी। तो पनिशमेंट को ही क्राइम कहते हैं। तो यहां याद रखिएगा, एनी काइंड ऑफ पनिशमेंट, एनी काइंड ऑफ पनिशमेंट गिवन आफ्टर टॉट। दो तरह की पनिशमेंट होती है जनरली, एक तो कहते हैं फेलोनी और दूसरी होती है मिस डिमिनोर। फेलोनी और मिस डिमिनोर, अगर मान लीजिए आपकी सजा डिसाइड की गई 1 ईयर से ज्यादा, 1 ईयर से मोर, कि आपको जेल में रखेंगे 1 साल से ज्यादा, तो आप फेलोनी में हो। किसमें हो? फेलोनी। मिस डिमिनोर का मतलब होता है पनिशमेंट लेस देन 1 ईयर। 1 साल से छोटी सजा है उसको मिसडेमिनोर कहेंगे, अगर 1 साल से ज्यादा बड़ी सजा है तो उसको फेलोनी कहा जाता है। तो प्यारे साथियों, जनरली होता क्या है, नर्सिंग एक ऐसा प्रोफेशन है जिसमें हमें बिल्कुल परफेक्ट रह के काम करना पड़ेगा। कुछ भी अपने मन का करेंगे तो नुकसान उठाएंगे, और हो सकता है आपको जेल भी जाना पड़ सके क्राइम में कंसीडर करके। हो सकता है 1 साल से ज़्यादा जाओगे, 1 साल से कम भी जा सकते हो, बट गलत करें ही क्यों। तो आपको गलत नहीं करना है और इसी तरीके से टॉपिक पढ़ते रहना है। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। आपके चैनल पीडब्ल्यू नर्सिंग वाला बिल्कुल लेकर के आया आरोग्यम बैच 2024, जिसके अंदर रेगुलर क्लासेस आपकी चालू हो चुकी है 18 तारीख से। तो मिलते हैं मेरे प्यारे साथियों नेक्स्ट क्लास के अंदर। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।